इसे कथा अमृत ने प्रकाशित किया है। ग्रैंडमदर मॉरल स्टोरी हिंदी। मोहित जरा इधर आ। मोहित की दादी ने उसे पुकारा। दादी की आवाज सुनकर मोहित दौड़कर उनके पास गया। हाँ दादी जी, क्या बात है? दादी ने कहा, अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दे। ये सुनकर मोहित बोला, दादी चश्मे का क्या करोगी? दादी ने अपना फटा हुआ ब्लाउज दिखाते हुए कहा, बेटा ये देख कितना फट गया है, इसे सिलना है, बिना चश्मे के दिख नहीं रहा। दादी हाथ में फटा हुआ ब्लाउज लिए बैठी थी। मोहित ने अपनी दादी से कहा, दादी यह तो बहुत पुराना है, ये तो घिस घिस कर फट गया है, इसे छोड़ो, मैं मम्मी से कह दूंगा, वे आपको नया सिलवा कर दे देंगी। दादी की आंखों में एक उदासी सी छा गई। वो बोली, नहीं बेटा, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, नहीं तो मुझे 10 बातें सुना देगी, मैं इसी से काम चला लूंगी। मोहित चुपचाप चश्मा ढूंढने लगा। पीछे की खिड़की में चश्मे की डिब्बी मिल गई, जो कि पर्दे के पीछे छिप गई थी। मोहित ने चश्मा दादी को दिया और वो सुई में धागा डालकर फटे हुए ब्लाउज को सिलने लगी। मोहित को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी हर महीने एक नई साड़ी खरीदती थी, जब मन चाहे नए गहने खरीदती थी, और दादी फटे कपड़े में थैली लगाकर काम चला रही थी। शाम को जब मोहित के पापा राकेश आए तो उसने पापा को सारी बात बताई। पापा, दादी के पास एक भी नई साड़ी या ब्लाउज नहीं है, वो अपने पुराने ब्लाउज को सिल रही थी, पहले भी कई बार सिल चुकी हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं से फट जाता है। आप उन्हें नई साड़ी ब्लाउज दिलवा दीजिए। राकेश जी ने अपनी पत्नी सुधा से बात की, सुनो, माँ के लिए एक साड़ी ब्लाउज ला देना। मोहित ने उन्हें फटे कपड़े सिलते देखा है। सुधा गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो जानबूझकर बच्चे को दिखाने के लिए ये सब करती हैं, कि देखो मुझे कितना परेशान किया जा रहा है, तुम्हारा मन करे तो पूरा घर लुटा दो उन पर, मुझे क्या मतलब। राकेश ने बोला, अरे तुम तो बात बात में नाराज हो जाती हूँ, एक साड़ी ब्लाउज में क्या हो जाएगा, वैसे भी अगर फटा ब्लाउज पहनकर वो किसी के सामने आ गई तो हमारी ही बेइज्जती होगी। अगले दिन राकेश अपनी माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा ले आए और अपनी माँ का पुराना ब्लाउज लेकर दर्जी को सिलने के लिए दे आए। 2 दिन बाद मोहित के हाथ से साड़ी ब्लाउज माँ के कमरे में भिजवा दिया। मोहित खुशी खुशी दादी को कपड़े देने पहुंच गया। दादी को इसकी कोई खुशी नहीं थी। वो बोली, कितना अच्छा होता अगर मेरा बेटा या बहू कोई इससे अपने हाथों से देता। यहाँ घर के नौकरों को भी अपने हाथ से कपड़े और इनाम देते हैं। मोहित बोला, कोई बात नहीं दादी, आप इसे पहन कर दिखाओ, मैं पापा का मोबाइल लाकर आपकी एक फोटो लेता हूँ, आप इसमें बहुत सुंदर दिखोगी। दादी ने साड़ी निकाली तो देखा वह एक सस्ती सी सूती साड़ी थी। एक बार तो उनका मन किया कि इसे वापस कर दे, लेकिन अपने 5 साल के पोते के चेहरे पर जो खुशी थी, उसकी खातिर उन्होंने वो लेकर रख ली। मोहित जिद करने लगा, दादी पहन कर दिखाओ ना। बेटा, कर नहा कर पहनूंगी, नया कपड़ा नहा कर पहनना चाहिए। मोहित कुछ देर दादी के पास खेलता रहा, फिर उनके पास ही सो गया। कुछ देर में सुधा मोहित को लेने आए। मां जी, इस बार तो ये आपके लिए साड़ी ले आए, लेकिन आगे से कोई फरमाइश मत करना, हम आपको रख रहे हैं, यही काफी है। छोटे बच्चे का सहारा लेकर हमें परेशान मत कीजिएगा। बहू, मैंने तुमसे कोई साड़ी नहीं मांगी थी, ले जाओ अपनी साड़ी, में जैसे तैसे काम चला लूंगी। इस बात को सुनकर सुधा को और गुस्सा आ गया। पहले तो आप नाटक करती हैं, अब नखरे दिखा रही हैं, अब ये साड़ी वापस ले जाऊंगी तो घर में क्लेश हो जाएगा, आप ही रखिए इसे। सुधा के जाने के बाद दादी रोने लगी।
एक समय था जब उनके पति मोहित के दादा जिंदा थे। तब हमेशा बनारसी साड़ी पहनती थीं, सज संवर कर रहती थीं। घर का सारा काम नौकर चाकर करते थे। उनके मरते ही सारा व्यापार राकेश के हाथों में चला गया। तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अगले दिन मोहित की जिद पर दादी ने नई साड़ी पहनी, जिसे पहनने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद दादी मोहित को लेकर मंदिर गईं। वहां से दादी वापस आ रही थी, तभी उनकी बचपन की सहेली आभा मिल गई। आभा बोली, कैसी है बहन, आज तो नई साड़ी में बड़ी अच्छी लग रही है। दादी आभा के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। मोहित पास ही में खेल रहा था। दादी ने कल की सारी बात आभा को बता दी। ये सुनकर आभा बोली, तू तो बेकार घर गृहस्थी में पड़ी है। इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है मेरे साथ चल, मैं वृद्धा आश्रम में रहती हूँ, पूरे मान सम्मान के साथ। वहाँ सभी का आदर सम्मान होता है। हर महीने कोई न कोई आकर कपड़े, खाने का सामान, दवाइयाँ देकर चला जाता है। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, वहीं चल। दादी बोली, बात तो तेरी सही है, क्या वो लोग मुझे रख लेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बात कर लूंगी, तू कल आ जाना, जगह तो तूने देखी ही है। मोहित सारी बातें सुन रहा था। आभा जी के जाने के बाद वह बोला, दादी क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? दादी बोली, बेटा मैं यहीं पास ही में तो हूँ, जब तेरा मन करे अपने मम्मी पापा के साथ मुझसे मिलने आ जाना। अगले दिन जब मोहित स्कूल गया था तो दादी ने सुधा को बुलाया और सारी बात बता दी। सुधा बोली, जैसी आपकी इच्छा। दादी अपना सामान लेकर वृद्धा आश्रम पहुंच गई। दोपहर को जब मोहित आया तो दादी अपने कमरे में नहीं थी। उसने अपनी मम्मी से पूछा तो वो बोली, तेरी दादी अपनी मर्जी से गई हैं। शाम को जब राकेश आया तो सुधा ने उसे सारी बात बता दी। लेकिन माँ के जाने से उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोहित बहुत उदास रहने लगा। कई दिन बीत गए, मोहित न ढंग से खाना खाता था, न खेलता था। एक दिन वह दादी से मिलने की जिद करने लगा। हार कर राकेश और सुधा मोहित को लेकर दादी से मिलने पहुंचे। दादी से मिलकर मोहित बहुत खुश हुआ। फिर वह दादी के साथ मैनेजर के कमरे में गया। राकेश और सुधा भी पीछे पीछे पहुंच गए। वह मैनेजर से बोला, क्या मैं भी यहाँ अपनी दादी के साथ रह सकता हूँ? मैनेजर बोला, नहीं बेटा, यहाँ वही रहते हैं जिन्हें उनके घर वाले निकाल देते हैं। तब मोहित बोला, तो फिर आप मेरे मम्मी पापा को रख लीजिए, दादी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी बड़े होकर मैं इन्हें घर से निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरी दादी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। ये सुनकर राकेश और सुधा को गहरा धक्का लगा। राकेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। सुधा भी अपनी सास से माफी मांगने लगी। राकेश अपनी माँ को घर ले आए। सुधा उनकी जी जान से सेवा करने लगी। मोहित ने ये सब देखा तो वह बहुत खुश रहने लगा। Rat also